बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर गांव में अर्जुन अपने छोटे भाई करण और पत्नी मीरा के साथ रहता था। अर्जुन और मीरा करण से दिन भर ऐसे काम करवाते जैसे वो परिवार का सदस्य नहीं बल्कि एक नौकर हो। खेतों की जुताई, जंगल से लकड़ियां ढोना, बकरियां चराना और घर की साफ सफाई। इतना सब करने के बाद भी उसे पेट भर खाना नसीब नहीं होता था। भाभी, क्या थोड़ा और खाना मिल सकता है? अभी भी पेट नहीं भरा है मेरा। अरे पहले क्यों नहीं बोला? अब तो सारा खाना खत्म हो गया और दोबारा बनाने का वक्त नहीं है मेरे पास। आप हर बार यही बहाना बनाती हैं भाभी। जब आपको पता है कि मैं थोड़ा ज्यादा खाता हूँ तो हिसाब से खाना क्यों नहीं बनाती? ये कोई तर्क की बात है? वाह, अब तू मुझे तर्क सिखाएगा? इतनी हिम्मत आ गई तुझमें कि अपनी भाभी से सवाल जवाब करेगा? ठहर, अभी तेरे भाई को बुलाती हूँ। अर्जुन, जरा इधर आना। अपने भाई की जुबान देखो। हाँ, क्या हुआ है? इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखिए, इसे कितना सम्मान है मेरे लिए। खाने को लेके मुंह लग रहा था मुझसे। करण, तेरी ये औकात रह गई है अब? अपनी भाभी से बदतमीजी करेगा? तुझे शर्म भी नहीं आई? मैं खेत जा रहा हूँ, देर मत करना वहां आने में। अर्जुन गुस्से से बुदबुदाता हुआ खेत की ओर निकल जाता है। सुन लिया ना भाई साहब का फरमान? चल, अब खेत जाने से पहले आंगन में अच्छे से झाड़ू लगा दे। लेकिन भाभी, अगर अभी मैंने झाड़ू लगाई तो खेत पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाएगी। भैया फिर बेवजह मुझ पर बरसेंगे, ये तो आप जानती हैं। वो सब मुझे नहीं मालूम। मैंने जो कह दिया वो करना होगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो जो हाल होगा उसके लिए तू खुद जिम्मेदार रहेगा। समझ ले अपनी भलाई के लिए। मीरा पल्ला झटककर अंदर चली जाती है। करण मजबूरन आंगन की सफाई में जुट जाता है और काफी विलंब से खेत पर पहुंच पाता है। इतनी देर क्यों लगा दी आने में? क्या खेत के रास्ते में कहीं दिन में सपने देख रहा था क्या? मैं जल्दी ही आ रहा था भैया, लेकिन भाभी ने जाने से पहले पूरे आंगन की सफाई करने को कह दिया था। उसी में देर हो गई। बहानेबाजी की हद होती है। हर बार झूठी दलीलें लेकर आ जाता है। चल, काम पर लग जा, निखट्टू कहीं का। मैं घर जा रहा हूँ, सारा काम खत्म करके ही वापस आना। भैया, ये जमीन तो हम दिनों के बाप दादा की है। इस पर बराबर की मेहनत तो हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है ना। अब तू मुझे मेरा फर्ज याद दिलाएगा? इतना बड़ा हो गया है क्या? भैया, अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ अकेले कर सकते हैं तो मुझे मेरे हिस्से की जमीन क्यों नहीं दे देते? ये सुनते ही अर्जुन का खून खौल उठता है, पर वो किसी तरह अपना आपा शांत करके एक चाल चलता है। ठीक है, आज शाम को काम खत्म करके घर आ। तेरे हिस्से की जमीन मैं तुझे सौंप ही दूंगा, फिर देखते हैं तेरी अकड़। अर्जुन बिफरता हुआ घर लौटता है और अपनी पत्नी के पास जाता है। मीरा, एक बात साफ साफ बता, क्या तूने सच में करण को खेत जाने से पहले आंगन साफ करने को कहा था? मैं? नहीं, मैंने तो अभी अभी खुद झाड़ू लगाई है। वो तुम्हारे सामने मेरी झूठी शिकायत कर रहा था बस। तो वो मुझसे झूठ बोल रहा था? इतनी हिम्मत हो गई है उसकी? लेकिन एक और समस्या खड़ी हो गई है। वो अब अपने हिस्से की जमीन की मांग करने लगा है। क्या फैसला लूं मैं? क्या? जमीन मांग रहा है? ये तो हद हो गई। इतनी जमीन है जिससे हमारी रोटी मुश्किल से निकलती है। अगर तुमने आधी जमीन उसे दे दी तो हम दोनों का पेट कैसे भरेगा? ये सवाल मैं पूछ रही हूँ। ये बात तो सही है, लेकिन कानूनी हक तो उसका भी बनता है। कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा। मैं किसी कानून को नहीं मानती। अगर तुमने उसे 1 इंच जमीन भी दी तो मैं तुम्हारा घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। समझ लो, ये मेरा आखिरी फैसला है। तू समझती क्यों नहीं? अच्छा, तू ही कोई रास्ता सुझा। क्या करूं मैं? तभी बाहर से करण की आवाज आती है। भैया, भाभी, घर में हो आप लोग? लगता है वो आ गया। इस बारे में फिर सोचेंगे। अभी जाओ, देखो क्या चाहिए उसे। अर्जुन बाहर आता है। हाँ, आ गया तू? खेत के सारे काम निपटा कर आया है या आधा अधूरा छोड़कर भाग आया? भैया, मेरा शरीर बहुत टूट रहा है। बुखार चढ़ा हुआ लगता है। पूरा काम नहीं हो पाया।
हाँ, बहाने बनाने में तो तू उस्ताद है ही। दिन भर करता क्या है? चल छोड़, तुझसे बहस करके अपना सिर नहीं खपाना। जा फौरन बकरियां चरा करा। और सुन, वापसी में बाजार से नमक जरूर लेते आना, घर में नमक खत्म हो गया है। तेरी भाभी ने कहा है, भूलना मत। भैया मेरी तबीयत सच में खराब है, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ। आप बकरियां ले आइए खेत से, मैं नमक लेने बाजार चला जाता हूँ। ज्यादा बहस मत कर। क्या अब तू मेरा काम बांटेगा? मैंने जो कह दिया तो कह दिया, अपनी अकल मुझ पर मत चलाना। अर्जुन अंदर चला जाता है। करण अपमान और निराशा से भरा हुआ खेत की ओर चला जाता है। खेत पर पहुंचकर वो मिट्टी पर बैठ जाता है और अपने भाग्य पर आंसू बहाने लगता है। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसकी सजा मुझे रोज मिल रही है? काश माँ बाप जिंदा होते तो शायद मुझ पर इतना अत्याचार ना होता। अपने ही भाई का नौकर बनकर रह गया हूँ और उस पर भी वो मुझे हर वक्त निकम्मा कहता है। उसके विलाप को पास से गुजर रहे गांव के वयोवृद्ध व्यक्ति रघुनाथ काका सुन लेते हैं। बेटा करण, भाग्य को कोसने से कुछ नहीं बदलेगा। ये तुम्हारी गलती नहीं है। काका, आप ही बताइए, घर और खेत का सारा बोझ मैं अकेला उठाता हूँ, फिर भी मेरे भाई को मुझ में कोई कमी ही नजर आती है। आप बड़े हो, क्या आप उन्हें समझा सकते हैं? बेटा, जिस इंसान की सोच जहरीली हो गई हो, उसे समझाने का कोई लाभ नहीं। मेरी सलाह मानो, कुछ समय के लिए ये घर छोड़ दो, थोड़ी दूरी बनाओ, तब उसे तुम्हारी कीमत का एहसास होगा। ये आप क्या कह रहे हैं काका? अपना घर, अपना भाई छोड़कर मैं कहां जाऊं? यही तो तुम्हारी मजबूरी है और इसी का वो फायदा उठा रहा है। मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा, कुछ दिनों के लिए दूर चले जाओ। हमारे बगल के गांव धर्मपुर में मेरा एक मित्र है, सेठ महेंद्र प्रताप। उसे अपने खेत और गायों की देखभाल के लिए एक ईमानदार लड़के की तलाश थी। मेहनत बहुत हल्की है और सम्मान भी मिलेगा। अगर मेहनत करनी है तो मुझे क्या परेशानी है? अपने घर पर भी तो मैं वैसे ही काम करता हूँ, बस यहाँ सम्मान नहीं है। शाबाश बेटा, आज अंधेरा होने पर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें वहां का पूरा पता दे दूंगा। उनकी बातचीत अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि अर्जुन वहां आ पहुंचता है। मैं घर में इसका इंतजार कर रहा हूँ और ये महाशय यहाँ काका के साथ गप्पेबाजी कर रहे हैं। अर्जुन, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। तुम्हें अपने सगे भाई पर इतनी सख्ती करते हुए जरा भी लाज नहीं आती? बूढ़े, तुम अपनी चिंता करो, ये मेरा घरेलू मामला है। ओ, तो मतलब ये है, करण, तूने जाकर इस काका से मेरी चुगली कर दी? तुझे अपनी ही पारिवारिक बातें सार्वजनिक करते शर्म नहीं आई? भैया, आप काका जी से इस तरह बात नहीं कर सकते, ये अनुचित है। इस बूढ़े की बैसाखी के सहारे इतना उछल रहा है। घर चल, तुझे असली सबक वहीं सिखाता हूँ। अर्जुन, अपनी सीमा में रहो, इसमें लड़के का कोई कसूर नहीं। मैं खुद ही इसके पास बैठ गया था तो इसने भी अपना दर्द बांट दिया। तुम चुपचाप अपने रास्ते जाइए और तू बकरियां लेकर तुरंत घर आ। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, होश में रहना। अर्जुन गुस्से में चला जाता है और काका भी आहत होकर लौट जाते हैं। पर करण के मन में काका की सलाह असर कर चुकी थी। कुछ घंटे बीतते हैं, रात होने को है। अर्जुन घर पहुंच चुका है, पर करण का कोई अता पता नहीं। करण को तूने कहीं भेजा था क्या? अभी तक लौटा नहीं। वो? अरे वो तो शायद खेत से ही नहीं लौटा। क्या मतलब? इतनी रात तक खेत में कोई नहीं रुकता। इस लड़के ने सचमुच मेरे सब्र की इंतहा कर दी है। अब उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। लेकिन जाना क्यों है? अगर खुद चला गया तो ये तो हमारे लिए अच्छा ही है। हम तो यही चाहते थे ना कि ये बोझ सिर से उतर जाए। हमारी इच्छा तो यही थी, लेकिन अचानक करण प्रवेश करता है और उसे देख दोनों सकते में आ जाते हैं। तू अभी तक बाहर ही था? इतनी रात तक कहां मुंह छिपाए बैठा था? जवाब दो करण, क्या हमें लगता है तुम दिन भर की थकान के बाद कहीं आवारागर्दी करते हो? मैं खेत पर ही बैठा था, लेकिन भैया भाभी, मैं आप दोनों से एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आप दोनों दिल से मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते थे? तू हमारी बातचीत छिपकर सुन रहा था? देख, वो तो बस यूं ही। झूठ मत बोलिए भैया। भाभी,
आप क्यों खामोश हैं? क्या मेरा आरोप गलत है? नहीं, बिल्कुल सही सुना तुमने। तुम्हारा इस घर में रहना हमारे लिए एक अभिशाप बन गया था। बस इतना ही सुनना बाकी था। देखिए भैया, मुझे कोई संपत्ति या जमीन जायदाद नहीं चाहिए। मुझे तो बचपन से सिर्फ आपका थोड़ा सा प्यार चाहिए था। इस घर से माँ बाप की यादें जुड़ी हैं, इसीलिए जाने का मन नहीं करता था। लेकिन अब इस सब का कोई औचित्य नहीं रहा। भाभी, आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। तो इसका मतलब तू सचमुच सब कुछ छोड़कर जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हाँ तो जा, मैं भी देखना चाहता हूं तू कहां जाएगा। बाहरी दुनिया का कोई ठिकाना नहीं, कल शाम तक वापस इसी दहलीज पर खड़ा मिलेगा। आप गलत सोच रहे हैं भैया। मैं एक बार जो कदम उठाऊंगा, फिर लौटकर आपकी दहलीज पर कभी खड़ा नहीं होऊंगा। इतना कहकर करण अपने कमरे में चला जाता है और सबके सो जाने का इंतजार करता है। गहरी रात में वो चुपचाप घर से निकलकर रघुनाथ काका के घर पहुंचता है। तुम आ गए बेटा। मैं सोच ही रहा था कि शायद तुम्हारा मन बदल गया। नहीं काका, अब मन पक्का कर लिया है। कृपया मुझे सेठ महेंद्र प्रताप के घर का पता दे दीजिए, ताकि रात का फायदा उठाकर वहां पहुंच जाऊं। रघुनाथ काका से पता लेकर करण सीधे धर्मपुर गांव में सीठ के बंगले पर पहुंचता है। सेठ रात की ठंडी हवा में आंगन में टहल रहे थे। कौन हो तुम युवक, और इस अर्धरात्रि में कहां से आ रहे हो? प्रणाम सेठ जी, मेरा नाम करण है। मैं सुंदरपुर गांव से आ रहा हूँ। मुझे रघुनाथ काका ने आपके पास काम के सिलसिले में भेजा है। अच्छा, तो तुम वही करण हो। रघुनाथ ने तुम्हारी प्रशंसा में काफी कुछ कहा है। अंदर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे रहने का प्रबंध दिखाता हूँ। एक क्षण सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ, पर पहले ये तो बताइए कि मुझसे क्या काम लिया जाएगा? स्पष्टवादी हो, अच्छी बात है। तुम्हारा काम बहुत सीधा है, मेरी गायों और खेतों की देखभाल, यही कुछ छोटे मोटे दैनंदिन कार्य। इसके बदले में 3 वक्त का पौष्टिक भोजन और वेतन के रूप में हर माह 10,000 रुपए तुम्हारे होंगे। मुझे मंजूर है सेठ जी। अब कृपया मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। चलो मेरे पीछे आओ। सेठ जी, कमरा तो बहुत सुंदर है। अब बताइए, सुबह से पहले मेरी पहली जिम्मेदारी क्या रहेगी? पहली जिम्मेदारी? आज तो तुम बस आराम करो। किसी पराए घर में पहली बार आए हो, थक गए होगे। बाकी सब कल से शुरू करना। ये कहकर सेठ चले जाते हैं। करण सोचता है, ये पहला मौका है जब किसी ने मुझसे काम से पहले आराम करने को कहा। मेरे अपनों ने तो मुझे हमेशा एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया। मैं इस भरोसे पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। सेठ महेंद्र प्रताप का कोई परिवार नहीं था, इसलिए वे एक सुपात्र उत्तराधिकारी की खोज में थे। रघुनाथ के शब्दों और करण की आंखों की ईमानदारी को देखकर लगता है यही वो लड़का है, लेकिन इसके चरित्र की असली परख तो अभी बाकी है। अगली सुबह से करण पूरी लगन से काम में जुट जाता है। कुछ सप्ताह यूं ही गुजर जाते हैं। एक रात सेठ सोचते हैं, इस लड़के में लालच नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरे उत्तराधिकारी को होना चाहिए। अब इसकी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। सेठ एक बैग में भारी मात्रा में नगद पैसे रखकर चुपके से करण के कमरे में रख देते हैं। सुबह सफाई करते वक्त करण को वो बैग मिलता है। ये क्या, इतनी बड़ी नकद राशि? ये बैग मेरे कमरे में कैसे आया? हो सकता है मेरे आने से पहले ये यहीं रखा हो। छोड़ो, इसकी पड़ताल में वक्त खराब करने से बेहतर है अपना काम शुरू करूं। गायों के चारे का समय हो गया है, इससे बाद में निपटता हूं। वो बैग एक ओर रखकर अपने दैनिक कार्य में लग जाता है। सेठ ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि शायद करण ने लालच में पैसे छुपा लिए। शाम ढलते ही करण वही बैग लेकर सीधे सेठ के कक्ष में पहुंचता है। अरे करण बेटा, ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हो? क्या छुट्टी पर जाने का विचार है? नहीं सेठ जी, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो फिर ये भारी भरकम बैग कैसा है? सेठ जी, ये बैग आज सुबह मेरे कमरे में मिला था। सफाई के दौरान मुझे मिला हुआ था। अच्छा, और इसमें है क्या देखा तुमने? हाँ सेठ जी, इसमें तो बहुत बड़ी मात्रा में पैसे हैं।
अगर इतने पैसे थे और तुम्हारे कमरे में मिले तो तुम्हें इसे अपने पास ही रख लेना चाहिए था। ये तो तुम्हारी किस्मत का खेल था। सेठ जी, हो सकता है वो बैग मेरे आवास में मिला हो, पर वो मेरा नहीं है, और जो वस्तु मेरी निजी संपत्ति नहीं है उस पर मेरा कोई हक नहीं बनता। ये पैसा आपको लौटाना मेरा नैतिक दायित्व है। ये सुनकर सेठ की आंखों में गर्व और स्नेह भर आता है। बेटे, तुमने मेरा दिल जीत लिया। कृपया बुरा मत मानना, ये बैग मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे कमरे में रखवाया था। मैं तुम्हारी ईमानदारी की आखिरी कसौटी ले रहा था और तुम उसमें खरे साबित हुए हो। कैसी परीक्षा सेठ जी? मैं तो कुछ समझा नहीं। बेटे, जैसा कि तुम जानते हो, विधाता ने मुझे संतान का सुख नहीं दिया। मेरे पास अपार दौलत और प्रतिष्ठा है, पर मेरे जाने के बाद इन सब का कोई वारिस नहीं। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मेरी विरासत को संभाले, मेरी गायों और जमीनों की रक्षा करे। आसान शब्दों में कहूं तो मेरा उत्तराधिकारी, और उस पद के लिए मैंने तुम्हें चुना है। लेकिन सेठ जी, मैं ही क्यों? मुझे क्षमा करें, मैं आपके इस बड़े फैसले को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं यहाँ किसी जायदाद की लालसा से नहीं, बस अपनी आजीविका कमाने आया था। करण, मैं तुमसे विनती नहीं कर रहा, ये मेरा निर्णय है। आज से तुम इस साम्राज्य के स्वामी हो। अब तुम्हें एक नौकर की तरह काम करने की जरूरत नहीं है। और मुझे एहसास है कि तुम्हारा अपने गांव से मोह अभी खत्म नहीं हुआ। तुम एक काम करो, सुंदरपुर जाओ और अपनी पसंद की एक खूबसूरत जमीन चुनकर आओ। मैं वहां तुम्हारे लिए एक भव्य घर बनवाऊंगा। लेकिन सेठ जी, अगर मैं वहां अपना घर बनवाऊंगा तो यहाँ के काम धंधे की देखरेख कौन करेगा? उसकी फिक्र मत करो, अभी के लिए बस जाओ और जमीन पसंद कराओ। और हाँ, गाड़ी लेकर जाना, पैदल मत जाना। अगली सुबह करण एक शानदार गाड़ी में अपने गांव पहुंचता है। वो अपने पुराने घर के आसपास जमीन खरीदने की मंशा से मालिक की प्रतीक्षा करने लगता है। उसे वहां खड़ा देख अर्जुन और मीरा व्यंग्य करने पहुंच जाते हैं। अर्जुन, देखो तो जरा, जिसने कसम खाई थी कि इस गांव में कभी कदम नहीं रखेगा, वो शान से गाड़ी लेकर खड़ा है। हाँ, दुनिया देख ली होगी, अब वापस अपनी औकात पर आ गया। मैंने कभी नहीं कहा था कि गांव नहीं आऊंगा। मैंने कहा था आपकी दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा, और मैं अपने वचन का पक्का हूं। तो फिर यहाँ क्या करने आया है? मुझे यहीं अपना नया घर बनवाना है, तो जमीन का मुआयना करने आया हूं। हाँ, ये गाड़ी भी तो शायद किसी से उधार मांगकर लाया होगा, अपनी झूठी शान दिखाने। दोनों का ये उपहास चल ही रहा था कि रघुनाथ काका वहां आ पहुंचते हैं। अर्जुन, मीरा, क्या तुम दोनों का कोई इलाज नहीं है? लड़के को चैन से खड़ा भी नहीं रहने दे रहे। अरे काका, हम तो अपने ही भाई से हंसी मजाक कर रहे थे, तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? हंसी मजाक? तुम्हें मालूम भी है कि जिसे तुम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो अब किस मुकाम पर है? रहने दीजिए काका, इन बातों का कोई मोल नहीं रह गया। नहीं करण, अब बहुत हो गया। मैं तुम दोनों से पूछता हूँ, क्या तुम सेठ महेंद्र प्रताप को जानते हो? बेशक, उन्हें कौन नहीं जानता। पूरे प्रांत के सबसे रसूखदार व्यापारी हैं। पर इस बात का इससे क्या ताल्लुक? बहुत बड़ा ताल्लुक है। जिस करण को तुम लोग नौकर समझते थे, वो आज उसी सेठ महेंद्र प्रताप की करोड़ों की संपत्ति का इकलौता वारिस है। ये सुनकर अर्जुन और मीरा के चेहरों का रंग सफेद पड़ जाता है। लालच और पछतावे का मिश्रण उनकी आंखों में साफ झलकने लगता है। करण, मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैं अंधा हो गया था। मैंने तुझे कभी वो सम्मान नहीं दिया जिसके तू हकदार था। मेरी गलती की कोई माफी नहीं है। देवर जी, मैं भी अपनी गलती मानती हूँ। मुझ नीच औरत ने तुम्हें बहुत सताया। कृपया हमें माफ कर दो और वापस घर लौट चलो। देखिए भैया और भाभी, मैं आप दोनों से कभी घृणा नहीं कर पाया। जब आप मुझ पर क्रोध करते थे तब भी मुझे आपकी बातों में अपनेपन का आभास होता था। लेकिन बीते हुए कल को लौटाया नहीं जा सकता। मैं फिर कभी आपके साथ नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि अब मैंने एक पिता तुल्य व्यक्ति को अपना वचन दे दिया है कि जीवन भर उनके साथ रहूंगा। इतना कहकर करण और रघुनाथ काका कार में बैठकर चले जाते हैं। अर्जुन और मीरा अपने किए पर पछताते हुए धूल फांकते रह जाते हैं।
करण अब सेठ महेंद्र प्रताप के साथ सम्मान और शांति का जीवन व्यतीत करने लगता है, क्योंकि सम्मान कभी भीख मांगने से नहीं मिलता, उसे अर्जित करना पड़ता है।